मेरा शौहर घर से नहा कर निकलता, पर जैसे ही काम से वापस आता उसके जिस्म और कपड़ों से बहुत बदबू आती, पर उसके हाथ में ढेर सारे पैसे होते। मैं रोज पूछती कि ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे इतनी बदबू आती है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। वो हर रोज परफ्यूम की पूरी बोतल खत्म करता। मुझे बहुत हैरानी होती। एक दिन वो जैसे ही घर से निकला, मैं बुर्का पहनकर उसका पीछा करने लगी। वो शहर से दूर सड़क के किनारे बनी एक फैक्ट्री में चला गया। मैं बाहर ही खड़ी देखती रही, पर जो भी वहां से गुजरता मुझे बहुत अजीब नजरों से देखता। मैंने सोचा आखिर अंदर ऐसा क्या है। फिर जैसे ही अंदर जाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा शौहर वहां पर। मेरा नाम हयात है। मैं 3 भाइयों से छोटी और 2 भाइयों से बड़ी हूँ। हम 6 बहन भाई हैं। हमारे अब्बा जान एक फैक्ट्री में मुलाजिम हैं और अम्मा जान कपड़ों पर कढ़ाई करती, फिर जाकर घर का चक्कर चलता था। मगर हमारी पढ़ाई की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। मैं अपने भाइयों की लाडली हूँ, वो मेरी हर बात मानते। अम्मा जान को ये बात पसंद नहीं थी। वो हमेशा उन्हें टोकती कि इसके यूं लाड ना उठाया करो, लड़की जात है, आगे जाकर सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जिंदगी बहुत मुश्किल है। यही हाल दादो का था। वो भी इन 5 को डांटती, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी जब स्कूल जाते वक्त मेरा बैग यासीन भाई जी ने उठा लिया। वो रोज ऐसे ही करते थे। आते जाते मेरा बस्ता वो उठाते थे, इसलिए आज भी उन्होंने उठा लिया, जिस पर हस्बे तवक्को दादो ने डांटना शुरू कर दिया। इससे कहो खुद उठाए अपना बस्ता। क्या तुम इसके नौकर हो जो हर वक्त इसके काम खुद करते हो? मैं कह रही हूँ ये नकम्मी आगे जाकर ना कटवाएगी। दादो ऊंचा ऊंचा डांटती जा रही थी और मैं उन्हें गुस्से से देख रही थी। रहने दे दादो, क्या हो जाएगा अगर इसका बस्ता मैं उठा लूंगा, और वैसे भी ये भी छोटी है, कैसे इतनी दूर तक बस्ता उठाकर चलेगी, थक जाएगी। स्कूल भी तो दूसरे गांव है, जाते जाते ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। रास्ता इतना लंबा है और हयात अभी बच्ची है, पहले ही पैदल चल चल कर इसके पांव दर्द करते हैं। यासीन भैया ने मेरा हाथ पकड़ते कहा और बाकी सबको आने का इशारा करते बाहर निकले। सारे रास्ते वही मेरा बस्ता उठाते थे। वो मुझसे 6 साल बड़े थे। मैं दूसरी क्लास में थी जबकि वो 7वीं में। भैया जी मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। आधे रास्ते आप थक जाएंगे और स्कूल के बाद आपको होटल भी जाना है, वहाँ भी इतना काम होता है। हाशिर भैया ने कहा। रहने दे हाशी, मैं ठीक हूँ, तुझसे अपना तो उठाया नहीं जाता, गुड़िया का कैसे उठाएगा? वो मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। हाशिर चुप हो गया। दादी बहुत बुरी हैं, मैंने गुस्से से कहा तो यासीन भैया ने मुझे देखा। मेरे चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। बुरी बात है गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह जी गुनाह देते हैं। वो नरमी से बोले। मगर वो मुझे डांटते हैं। मैंने कहा तो वो हंस दिए। क्योंकि वो तुझसे मोहब्बत करती हैं, इसलिए डांटती हैं, ताकि तू सुस्त ना हो जाए, वरना वो तुझसे बड़ी मोहब्बत रखती हैं अपने दिल में। यासीन भैया ऐसे ही थे, मोहब्बत से सबके बीच की दूरियां खत्म करने वाले। स्कूल पहुंचकर उन्होंने मुझे मेरी क्लास में छोड़ा और बाकी को उनकी। इनका रोज का मामूल था। वो हम 5 को क्लास तक छोड़ते और फिर अपनी क्लास में जाते। मैं अपनी जगह बैठ गई जब मेरी सहेली मेरे पास आई। हयात, तेरा भैया तेरा बस्ता क्यों उठाता है, तो खुद क्यों नहीं उठाती? मैंने रास्ते में देखा था, तो वैसे ही चल रही थी और वो तेरा बस्ता लिए आ रहे थे। एक तो उसने अपना पकड़ा होता है, एक तो खुद अपना भी पकड़ा देती है। वो तो थक जाता होगा। वो मेरे सामने बैठती बोली। मेरा भैया नहीं थकेगा, तुम सब फिक्र नहीं करो। मैंने गुस्से से कहा। पहले दादी, अब ये दोनों ही मेरी दुश्मन हैं। मैंने दिल में कहा, तुझे कैसे पता वो नहीं थकेगा? वो हैरान हो रही थी, क्योंकि वो बहुत बहादुर है और मुझसे बड़ा प्यार करता है। मेरे अब्बा जान कहते हैं, जो भाई बहनों से प्यार करते हैं वो कभी नहीं थकते, अल्लाह खुद इनकी मदद करता है। मैंने कहा, अच्छा चल छोड़ो, ये बता उर्दू का सबक याद किया? उस्तानी ने सुनना है आज। इसके पूछने पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे हाशिर भैया ने मुझे सारा सबक याद करवा दिया था कल। मैंने उर्दू की किताब निकालते बताया। अच्छा मुझे नहीं आता, मुझे याद ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं हो सका। वो दुखी होती बोली, चल फिक्र न कर, मैं हूं ना, मैं तुझे याद करवाती हूँ, अभी उस्तानी नहीं आई। मैंने कहा तो वो खुश हो गई और पढ़ने लगी। 5 मिनट बाद ही उस्तानी आ गई। उनके आते ही शमा उठकर मेरे साथ जगह पर बैठ गई और उस्तानी का पढ़ाया सबक पढ़ने लगी। उससे याद नहीं हुआ सबक इतनी जल्दी, जिस पर उसे उस्तानी से डांट पड़ी और वो रोने लगी। शमा सुन, तू रो मत, तू ना शाम को मेरे घर आना, मैं हाशिर भैया जी से कहूंगी, वो तुझे भी पढ़ा देंगे। मैंने उसे रोते देखकर कहा तो वो खुश हो गई। तू सच बोल रही है?
اس نے आंसू साफ करते कहा। मैंने हाँ में सर हिलाया। शमा के अब्बा इस दुनिया में नहीं थे और अम्मा जी लोगों के घरों में काम करके शमा का और अपना खर्च उठाती थी, मगर वो शमा को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती थी। कुछ देर बाद अंग्रेजी की उस्तानी जी आ गईं और सबक सुनने लगी, जो मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने याद ही नहीं किया था। मुझे उस्तानी जी से बहुत डांट पड़ी और उन्होंने मुझे मारा, जिससे मेरे हाथ पर चोट लग गई। मैंने भाइयों में से किसी को नहीं बताया क्योंकि वो दुखी हो जाते थे मुझे दुख में देखकर, जो मैं नहीं चाहती थी। स्कूल से छुट्टी पर मैंने हाशिर भैया से कहा कि वो शमा को भी पढ़ा दिया करें। ठीक है हयात, तू जैसा कहे, तुझे जिसमें खुशी मिले, वो मुस्कुराते हुए बोले। हम घर पहुँचे तो यासीन भैया खाना खाकर होटल चले गए। वो रोज होटल जाते और रात देर तक वहीं काम करते। स्कूल का सबक स्कूल में ब्रेक के दौरान याद करते, जब याद ना होता तो रात को आकर याद करते। अम्मा जी, भैया जी कब वापस आएंगे? मैंने खेलते हुए पूछा। रात 10 बजे, अम्मा जी ने जवाब दिया। तो क्यों पूछ रही है? वो मुझे देखते बोली। मुझे हाशिर भैया से नहीं पढ़ना, यासीन भैया से पढ़ना है। मैंने मुंह बनाते कहा तो वो अफसोस से सर हिलाने लगी। हयात, तुझे भी चैन नहीं है, उन्होंने मुझे घूरते कहा। वो बहुत देर से आएगा और पहले भी तुझे हाशिर ही पढ़ाता है। अब क्या मसला है जो तुझे उससे नहीं पढ़ना? अम्मा जी ने गुस्से से पूछा। वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, अपना याद करने लगते हैं। मुझे अब यासीन भैया से ही पढ़ना है बस, मैंने मुंह बसोरते जिद्दी लहजे में जवाब दिया। देख हयात, तू जानती है ना तेरा बाप कितनी मेहनत करता है, फिर इस घर की दाल रोटी चलती है। अब खैर से यासीन के जाने से घर के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अगर तू जिद करेगी तो वो जाने से इनकार कर देगा और फिर से तेरे अब्बाजी पर सारा बोझ आ जाएगा। तू चाहती है तेरा बाप थक जाए? वो मुझे देखती समझा रही थी। आखिर में पूछने लगी, पर अम्मा जी आप नहीं जानती, हाशिर ने मुझे कल अंग्रेजी का सबक याद नहीं करवाया, उस्तानी ने मुझे मारा था आज। मैंने उन्हें अपने हाथ दिखाए तो वो देखकर तड़प गई। तेरे हाथ पर तो चोट लगी है हयात। वो डांटती जरूर थी मगर मुझसे मोहब्बत भी करती थी। भैया भी यही कहते थे। अच्छा, मैं कह दूंगी हामिद से, वो तुझे पढ़ा दिया करेंगे। आधा वो पढ़ाएगा और आधा हाशिर। यासीन तो थक जाता है, वो तुझे पढ़ा ना सकेगा। और तू किसी को मत बताना कि तेरे हाथ पर चोट लगी है, वरना सब परेशान हो जाएंगे। अम्मा जी ने मेरा हाथ सहलाते कहा। तब तक शमा भी आ गई और हम दोनों हाशिर भैया से पढ़ने लगी। यूं ही रोज शमा और मैं हाशिर भैया और हामिद भैया से पढ़ते। वक्त गुजरता गया। यासीन भैया ने 10वीं के पेपर दिए और फिर प्राइवेट पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हाशिर और हामिद दोनों जुड़वा थे। जिनका मैट्रिक मुकम्मल हुआ तो उन दोनों ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। वो रोज शहर जाते, जिससे उन्हें खासी तंगी होती। अब्बा जी इजाज़त दे दें, ब्राय मेहरबानी हमें हॉस्टल रहने की। आपको नहीं पता इतना वक्त लगता है रोज शहर जाने में और दिक्कत भी बहुत होती है, बस धक्के खाते हैं। हाशिर और हामिद अब्बा जी के पास बैठे मिन्नत कर रहे थे, मगर अब्बा जी का एक ही जवाब था, नहीं। मगर अब्बा जी, हाशिर फिर बोला, अगर मगर कुछ नहीं, इतना खर्चा हो जाएगा। मैं सारी उम्र करता रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होता भारी काम, और यासीन बेचारा मुश्किल से सब कर रहा है। तुम लोगों को नए तजुर्बे करने हैं हॉस्टल में रहकर। वो गुस्से से बोले। अब्बा जी, हमने शहर में काम ढूंढ लिया है, कॉलेज के बाद वही करेंगे। हामिद जल्दी से बोला। यासीन भैया इसकी बात पर चौंक गए। तुम लोग काम नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ तुम सब अच्छी तालीम हासिल करो और कुछ बन कर दिखाओ। यासीन भैया ने सख्ती से कहा। लेकिन भैया, काम करने में क्या हर्ज है, और आप भी तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, फिक्र नहीं करें, हम अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं होने देंगे। हामिद ने उनके पास बैठते कहा। हामिद सही कह रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो। हाशिर भी जल्दी से बोला। ठीक है, मगर ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत करना और किसी की बहस या लड़ाई में अपनी टांग मत अड़ाना। यासीन भैया ने नरमी से कहा। अब्बा जी चुप रहे और जानते थे यासीन भैया कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। इनका इजाज़त देना मतलब अब्बा जी का इजाज़त देना। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वो दोनों खुशी से बोले। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी पर वो दोनों हॉस्टल का पता कर आए और फिर 2 दिन बाद यासीन भैया खुद उन्हें छोड़ने गए। वक्त का पहिया चलता रहा। मेरा मैट्रिक पूरा हो गया और मैं घर बैठ गई। अब्बा जी ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि कॉलेज शहर में था, गांव से दूर, रोज़ का आना मुश्किल था। इसीलिए तो हाशिर हामिद ने हॉस्टल रहने की जिद की थी।
وہ وہاں رہ رہے تھے اور میں ہاسٹل نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میں لڑکی ذات ہوں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن چپ رہی، وجہ کہ میں اپنے ابا جی سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ ابا جی، میں بھی یاسین بھیا کی طرح پرائیویٹ پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے ابا جی سے کہا جو کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی تھی۔ حیات، تو جانتی ہے سب، پھر بھی ابا جی کی بات پر میں نے نظریں چرا لیں۔ ان کی کچھ دن پہلے والی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگیں تو میں اپنی نم آنکھیں صاف کرتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ وہیں لیٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے ابا جی کیوں ایسا کر رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اسی میں وقت کافی گزر گیا۔ جب باہر سے یاسین بھیا کے پکارنے پر میں اٹھی، وہ مسلسل مجھے بلا رہے تھے۔ حیات، حیات کہاں ہو تم؟ حیات، امی جی حیات کہاں ہے؟ وہ بے صبری سے مجھے بلا رہے تھے۔ امی جی کو دیکھ کر ان سے پوچھنے لگے، کیا ہو گیا ہے یاسین؟ کیوں گلا پھاڑ رہا ہے؟ آ رہی ہوگی، اندر کمرے میں ہی ہوگی۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ اما جی نے ڈانٹ کر کہا، بھیا جی میں یہاں ہوں، کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں کمرے کے دروازے پہ کھڑی پوچھنے لگی، حیات ادھر آ، یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے بیگ میری طرف کرتے بولے، کیا ہے بھیا جی؟ میں ان کے پاس جاتی پوچھنے لگی، یہ دیکھ اور بتا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ خوشی سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھیا جی یہ تو بہت پیارا ہے، دیکھیں اماں جی۔ میں نے سوٹ نکال کر اماں جی کو دکھایا جو دیکھ کر مسکرا دیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے لگا تجھ پر اچھا لگے گا۔ میں نے بنا دیر کیے خرید لیا۔ تجھے پسند آیا نا؟ سچی بتا، وہ پوچھ رہے تھے۔ ہاں بھیا جی بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا، میں اس عید پر یہی پہنوں گی۔ اب میں اسے اپنے کمرے میں رکھ کر آتی ہوں۔ میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی مگر میرے قدم اماں جی کی بات پر رک گئے۔ چہرے پر بکھری خوشی سمٹ گئی۔ اماں جی کی بات سن کر بھیا جی نے مجھے دیکھا اور آنکھوں سے ہی تسلی دی۔ میں زبردستی ہنس دی۔ اماں جی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، حیات کو برا لگتا ہے اور میں نہیں چاہتا وہ دکھی ہو، مجھے وہ بہت پیاری ہے۔ وہ سمجھا رہے تھے۔ میں نے سوٹ الماری میں رکھا اور باہر نکل آئی۔ وہ گھر سے باہر جا چکے تھے اور اماں جی کڑھائی کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ مجھے کافی حد تک امی جی نے سکھا دی تھی۔ کچھ دنوں بعد حاشر اور حامد گھر آئے۔ ان کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ کسی اکیڈمی میں پڑھاتے تھے سیکنڈ ٹائم، جس سے ہاسٹل کا خرچ اچھے سے ہو جاتا تھا اور وہ کافی حد تک اپنی پڑھائی کا خرچ بھی اٹھا رہے تھے۔ حاشر، حامد تم لوگ اب آگے پڑھو گے یا بس کر دی پڑھائی؟ اماں جی ان دونوں کے پاس بیٹھتی پوچھ رہی تھیں۔ اماں جی ابھی تو کچھ نہیں سوچا، حامد نے کہا۔ سوچنا کیا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ دیکھیے گا اماں جی، ابا جی میرے سارے بھائی پڑھ لکھ کر بہت آگے جائیں گے۔ بھیا جی کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ کاش وہ میرا بھی سوچ لیتے، مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا مگر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ وقت کا پہیہ چل رہا تھا۔ یاسین بھیا کی شادی کرنے کا سوچتی اماں جی ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں اور ایک لڑکی انہیں پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اماں جی کی خواہش تھی کہ شادی دنوں میں ہو جائے اور وہ اپنی یہ خواہش بتا چکی تھیں لڑکی کے گھر والوں کو اور وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ بہن ہم نے تو جہیز بنانا ہے، ابھی پھر شادی کرنی ہے۔ سوہا کے والد نے کہا، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، آپ بس ضرورت کی اشیاء دیں، اپنی بچی کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جی نے کہا، پھر بھی وقت تو لگتا ہے ماسی کچھ بنانے میں۔ سوہا کے بھیا نے مسکراتے کہا، ٹھیک ہے 2 مہینوں کا وقت لے لیں آپ لوگ، پھر ہم بارات لے آئیں گے۔ ابا جی نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ 2 مہینے یوں گزرے مانو دن گزر گئے اور سوہا شادی کر کے گھر آ گئی۔ اب وہ میری بھابھی کے عہدے پر فائز تھی۔ تم کیا کرتی ہو حیات؟ اس نے میرے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یہی گھر کے کام، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، اس نے ہنس کر کہا اور پھر جو سوال اس نے پوچھا میں حیران رہ گئی۔ ابھی اسے آئے دن ہی کتنے ہوئے تھے اور وہ ایسی باتیں سوچ رہی تھی۔ میں حیران پریشان بیٹھی رہی جبکہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن گزر گئے جب میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا سوہا بھابھی کے خاندان سے تھا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا اماں جی اور ابا جی نے بھائیوں سے مشورہ کر کے ہاں کر دی اور پھر کچھ ہی وقت بعد میری شادی جبران سے ہو گئی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ جبران اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، حالانکہ جبران نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور نہ ہی کوئی کاروبار کرتا تھا، مگر اس کے پاس پیسہ بہت تھا۔
मैं बहुत हैरान थी इस बात पर। जिब्रान रोज सुबह साफ कपड़े पहनकर जाता, मगर जब शाम को घर आता तो उसके कपड़े इंतहाई गंदे होते और बदबू इतनी ज्यादा आ रही होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। वो गेट से अंदर आते ही बिना वॉशरूम में घुस जाता और वो देर तक नहाता, मगर फिर भी बदबू आती रहती। मुझे बहुत गुस्सा आता। जिब्रान, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसमें इस कदर गंध है, बदबू नहीं जाती? मैंने गुस्से से पूछा। यार तुम नहीं समझोगी, वो हर बार यही जवाब देता। आप बताएंगे तो समझूंगी ना, मैंने चिढ़कर कहा। तुम चुप नहीं रह सकते, तुम बस ऐश करो, किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर उंडेलता बोला। रोज यही होता। वो साफ सुथरा घर से जाता, मगर शाम को नाकाबिले बर्दाश्त बदबू लिए आता। इसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। मुझे अब शक होने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं इसका पीछा करूंगी और पता लगवाऊंगी कि वो करता क्या है। अगले दिन वो जैसे ही काम के लिए निकला, मैंने अबाया पहना जो कि पड़ोस की औरत से मांगा था। मैं जानती थी कि अगर अपना पहन कर जाऊंगी तो पहचान ली जाऊंगी, इसलिए उससे मांग कर लाई। वो पठान थी और पठान पूरी तरह बंद अबाया पहनते हैं। मैंने वही पहनना मुनासिब समझा। मैं जिब्रान के पीछे चल रही थी। वो कई दफा पलट कर देख चुका था। हर बार कहीं न कहीं छुप जाती। वो शहर से बाहर एक चौराहे पर बनी फैक्ट्री में चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। वक्त काफी गुजर गया। जो भी मुझे देखता अजीब नजरों से घूरता। 1 घंटा मैं वहां खड़ी रही। फिर सोचा कि अंदर जाकर देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है। वैसे भी वो इलाका खासा सुनसान था। मुझे वहां खड़े डर भी लग रहा था। अंदर गई तो सब मजदूर काम कर रहे थे। जब मेरी नजर सामने एक नाले पर पड़ी जिसमें काम के दौरान कीचड़ गिर रहा था और वहां पानी भी जमा था। मेरी नजर जैसे ही सफाई करते वजूद पर पड़ी, मेरी चीख बुलंद हो गई। मशीनों के शोर में मेरा चलाना कहीं गुम सा हो गया। जिब्रान वहां काम कर रहा था और वह इस नाले की सफाई करता जा रहा था। मैं अब समझी कि इसके कपड़े इतने गंदे और बदबूदार क्यों होते हैं। मैं चकराते सर के साथ वापस आ गई। मेरी सास और ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। मैं अकेली थी घर पर। मैंने अबाया धोकर पड़ोस वाली औरत को दिया और शुक्रिया बोलती वापस घर आ गई। घर आते ही यासीन भैया को कॉल की और उन्हें कहा कि मुझे ले जाएं। 1 घंटे तक वो पहुंच गए। मैंने सब कुछ उन्हें बताया तो वो मुझे लेकर घर वापस आ गए। सोहा भाभी ने जिब्रान को उसी वक्त कॉल कर दी। घर में हाशिर भैया और हामिद भैया की शादी की बात चल रही थी। जिब्रान शाम को घर आ गया। उसके वजूद से अभी तक बदबू आ रही थी। मैंने साफ कह दिया कि अगर वो मुझे साथ रखना चाहता है तो ये काम छोड़ दे, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वो ये सुनकर घर चला गया। मैं उस रात बहुत रोई। अगले 2 हफ्ते जिब्रान ने कोई बात नहीं की। सोहा भाभी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। वो भी थक हार कर बैठ गईं। हाशिर भैया और हामिद भैया की शादी सर पर थी और मैं परेशान सी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ चकराती फिर रही थी। वो दोनों ही अच्छे ओहदे पर फाइज थे, शहर में घर भी ले चुके थे। सब वहाँ शिफ्ट हुए तो मैं भी चली आई। हाशिर भैया ने कहा कि वो मुझे अपने पास रख लेंगे अगर जिब्रान न माना। मेरा इसी में सांस अटक गया। शादी से 2 दिन पहले जिब्रान आया। उसने मेरी शर्त मान ली। मैं बहुत खुश हुई। शादी के बाद मैं घर वापस आ गई। जिब्रान एक दुकान चला रहा था। मैं खुश थी कि अब वो बदबू वाला गंदा काम नहीं करता था।